आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज, जिसमें हम कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और इसमें लगभग 16 से 17वीं सदी के बारे में समझेंगे कि कैसे किसानों ने अपने कृषि में कैसे उपजाऊ बनाई और कैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मतलब किसान और जो जमींदार थे ना, और कृषि समाज और मुगल साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आया, कैसे इन्होंने कृषि प्रदान की, तो यह सब जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ग्रामीण समुदाय। अब ग्रामीण समुदाय क्या होता है? जो कि ग्रामवासी हुआ करते थे, गांव के लोग, उनके बीच जो समुदाय बनता था, लोगों द्वारा समूह बनाता था, तो ग्रामीण समुदाय कहलाता है। तो ऊपरी लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पूंज रोज भागीदारी और पलन होती थी, जिससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइन हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते हैं, और साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे कि समाज में जो कि ग्राम में कैसे समूह बनता था। किसी के लिए कई सारे ऐसे कार्य थे जिनके लिए लोग समूह बनाते थे। तो हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिलियन होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे, और इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव, और मुखिया या मंडल। अब जो कि किसी ग्रामीण समुदाय हुआ करते थे, जिसमें कि खेतिहर किसान हुआ करते थे, और पंचायती और गांव, और मुखिया और मुकदमा या मंडल जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कि गांव में समुदाय हुआ करते थे। तो हम समझेंगे जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और ग्रामीण माहौल, तो वहाँ पर जो जाति हुआ करती थी, ग्रामीण माहौल क्या होता था, ठीक है। तो जाति और ग्रामीण माहौल में, तो जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे हुए थे। अब जो कि भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान थे ना, कई भागों में बटे हुए थे। खेतों की जुताई करने वाले वे एक बड़ी तादाद जैसे लोगों की थी जो नीच समझ वाले और कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूर करते थे। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की जाति थी, जो कि जाति के अनुसार लोग बटे हुए थे, भेदभाव के तरीके से बटे हुए थे। और कुछ जो कि किसान थे, किसान जो कि खेतों में कार्य करते थे, तो कुछ मजदूर हुआ करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझने वाले काम ही दिए जाते थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनको नीच समझने वाले काम ही दिए जाते थे जाति के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से गरीब रहने के लिए मजबूर थे, और जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं, उससे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था, और इनके पास संसाधन सबसे कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदी से बंधे हुए थे। अब कुछ ऐसे किसान थे जो कि उस समय तो जनगणना होती नहीं थी, ना उन्हें आरक्षण था, ना कुछ था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि जाति के आधार पर भेदभाव करते थे और उन्हें केवल नीच ही समझा जाता था। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, कुछ ऐसे सबके इनके साथ भेदभाव है। तो कुछ लोग बाजार में होंगे, तो कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, तो कुछ लोग किसान होते हैं, तो कुछ लोग मजबूर होते हैं और मजदूरी का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार जो कि उस समय जाति व्यवस्था बटी हुई थी। पंचायत और मुखिया। अब पंचायत और मुखिया क्या होता है कि गांव में कोई पंचायत हुई तो उसका जो मुखिया होता है, तो वह क्या एक्शन लेता है, क्या कार्य करता है, और उनका क्या फैसला होता है। तो पंचायत द्वारा जो कि मुखिया होता है, तो गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता है। गांव में जो व्यक्ति रहते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, उनका जो जमावा होता है, एकत्रित होते हैं। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार हुआ करते थे। कुछ ऐसे लोग थे बुजुर्ग पुराने, जिनको पुश्तैनी अधिकार थे कि हम जो कि मुखिया हैं, ठीक है। जिन गाँव में कई जातियों के लोग रहते थे, वहाँ अक्सर पंचायत में भी भिन्नता पाई जाती थी। अब विभिन्न प्रकार के लोग जाति में रहते थे, तो उनमें भी भिन्नता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और समुदाय की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इनकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच कम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती थी। पंचायती का फैसला ग्राम में सबको मानना पड़ता था। जो भी पंचायत फैसला लेती थी, तो सबको मानना ही पड़ता था बस फैसला, चाहे वो ऊंची जाति के लिए हो या नीची जाति के लिए। तो पंचायत जो फैसला था वह सबको मानना था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकदमा या मंडल भी कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सभा सहमति से होता था।
अब जो पंचायत का जो मुखिया होता था तो उनका जो चुनाव था ना गांव के व्यक्ति द्वारा ही किया जाता था, पर ये बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को ही मुखिया लोग चुनते थे। और इन चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी ज़मीनी से लेनी पड़ती थी, मंजूरी जो कि जमींदार से लेनी पड़ती थी। अगर कोई गांव के व्यक्ति लोग मुखिया चुन लेते हैं तो उसको फिर जमींदार से मंजूरी लेनी पड़ती थी कि हाँ आज से तुम्हारी मुखिया है गांव की। मुखिया अपने ओहदे से पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। और अब जो मुखिया था तो गांव में जब तक बना रहता था जब तक गांव के लोगों को उन पर भरोसा था। ऐसा होने का बुजुर्ग और उसे व्याख्यात कर सकते थे। अगर उसका भरोसा टूट जाए व्यक्तियों का जो किसानों का, तो वो मुखिया से उसे वे खत्म कर देना चाहिए, हटा देते थे। ठीक है, गांव के अकादमी व खर्चे की हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम हुआ करता था। जो भी गांव के बारे में जितना भी खर्च आता है, कुछ भी कार्य करने से लिए धार्मिक कार्य करने से कुछ भी कार्य करने में जितना भी खर्च आता है तो वैसा मुखिया को करना पड़ता था। और इसमें पंचायत का पटवारी उनकी मदद करता था, और जो पटवारी हुआ करता था उसकी मदद करता था मुखिया की। अब पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। अब जो पंचायत थी ना उसका खर्च कैसे चलता था, जो कि व्यक्ति हुआ करती थी, किसान हुआ करती थी, वह उनको योगदान करती थी, कुछ पैसे देती थी जिससे कि पंचायत चल सके। इस खजाने के उन अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौर किया करती थी। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसे प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था, और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। तो जो भी कार्य पंचायत द्वारा चलता था, अगर आपदा आ जाए तो उनके लिए सहयोग करना, तो गांव के आम लोग ही मदद करते थे। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों से अंदर रहें। पूर्व भारत में सभी सदियों मंडल की मौजूदगी और होती थी। यूँ कहा जाता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना गांव के मुखियों की जिम्मेदारी हुआ करती थी। अब गांव के मुखिया की कुछ इस प्रकार से जिम्मेदारी थी कि एक दूसरे से लोग भेदभाव ना करें, अपने हिसाब से रहें और जाति के अनुसार भी रहें अपने लोग। ठीक है, पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे, और समुदाय से बाहर निकालना एक गड्ढा कदम था जो एक समिति समय के लिए लागू किया जाता था। पंचायत का कुछ ऐसा भी कार्य था जो कि कोई गंभीर अपराध हुआ तो उसको पूरे गांव से बाहर भी एकदम निकाल दे सकते थे। इसके तहत दंडनीय व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे के हाथ धो बैठता था। अब कोई व्यक्ति गलती करता था तो उसको पंचायत गांव से बाहर भी निकाल देती थी, और उसे अपनी जाति और धर्म से जो कि पीछा छोड़ना पड़ता था, उसको हाथ धोना पड़ता था उससे। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना को रोकना था। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, और समाज में यह पंचायत काफ़ी ताकतवर होती थी। अब राजस्थान में जाति पंचायत अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। अब अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायत हुआ करती थी। वे अपनी ज़मीन से जुड़े दस्तावेजों की झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि सदियों जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही या नहीं हो रही, और भी कि गाँव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी। कर्मकांडीय वर्चन इस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दें, और ज़्यादातर मामलों में ज़्यादा जाति पंचायतों के फैसलों को मानना। तो इस प्रकार से जो कि वहाँ की जातिगत पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत का कार्य चलता था। अब ग्रामीण या दस्तकार क्या था, ग्रामीण दस्तकार क्या होता था, तो जो ग्राम में रहती थी लोग तो उनके बीच, ठीक है, अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गाँव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन की शुरुआती वर्ष में किए गए गाँव में सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। दस्तकार क्या होता थे, जो कि गांव में आते थे लोग, दस्तखत देते थे, आते थे, बसते थे, तो वह दस्तकार हुआ करते थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में
स्वीकृत करती थी। कुछ ऐसे दस्तखत भी आते थे, दूसरे देश से आए गांव में आकर रहने लगे। कुछ दस्तकार ऐसे थे जो कभी कभी किसानों की तरह ही रहते थे और उनके जैसा कार्य भी करते थे, तो कभी कभी इनको पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। ग्रामीण दस्तकार तो मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, तो जैसे कि बुआई सुखाई के बीच या सुराई कटाई के बीच, उस समय से खेतिहर दस्तारी का भी काम करती थी। तो जो दस्तारी हुआ करती थी, जिसमें कि कपड़े बनाना, छपाई करना, बर्तनों को पकाना, तो इस कार्य से जो कि अवगत हुआ करती थी दस्तारी लोग। कुम्भकार, लोहार, बढ़ाई, नाई, यहाँ तक कि सोनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। तो इस प्रकार ये जो कि दस्तार थे ना, जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ाई, नाई, तो इस प्रकार जो गांव को सेवाएं देते थे, और तो गांव क्या करता था, उसके बदले में गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उन सेवाओं की अदाई करती थी। जैसे आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया करते थे, या फिर गांव की ज़मीन का एक टुकड़ा देते थे। शायद ही कोई ज़मीन जो कि खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी रहती थी। तो अदायनी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायत ही तय करती थी कि ज़मीन देना है कि नहीं देना है। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों की मीरास या वर्तन बन गई, और जिस पर दस्तकारों का पुरातन अधिकार होता गया। तो कुम्भकार, लोहार, बढ़ाई, नाई कुछ ऐसे जो कि ग्रामीण दस्तकार थे, गांव को सेवा दिया करते थे, गांव के लिए कार्य करते थे। तो उनके बदले में जो गांव के लोग थे ना, उनको ज़मीन दिया करती थी सरपंच के माध्यम से या गांव के मुखिया के माध्यम से। तो इस प्रकार जो कि ग्रामीण दस्तकार हुआ करती थी। एक छोटा गणराज्य। अब एक छोटा गणराज्य क्या है कि जो कि इस समय था ना, एक छोटा गणराज्य क्या था, छोटा सा राज्य। तो ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कहते समझे 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिलियन होती थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहराई विषमताएं फैली हुई थी। अब क्या था कि सामुदायिक जो कि ग्रामीण समुदाय में अहमियत को हम कैसे समझेंगे, तो 19वीं सदी के अंग्रेज अफसरों ने भारत में गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा था कि यहाँ पर की जो सामूहिक रूप पर भाईचारे के साथ बंटवारा होता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि सामाजिक बराबरी है। अंग्रेजों को ऐसा लगता था, ऐसा होता भी था। संपत्ति की व्यक्तिगत मिलियन होती थी, जाति, जेंडर, सामाजिक लिंग के भाव पर भेदभाव हुआ करता था, विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती थी। तो कुछ ताकतवर लोग गांव के मामलों पर फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। तो एक छोटा गणराज्य कहने का मतलब है कि छोटा गणराज्य हुआ करता था, जहाँ पर अंग्रेज लोग अधिकारी आए, तो इन्होंने यह नाम दिया कि यह एक छोटा गणराज्य है। और यहाँ पर जो कि भाईचारे, बंटवारा, सामाजिक विषमताएं आदि का जो कि यहाँ पर होता है, और संपत्ति में व्यक्तिगत मिलियन होता है, जेंडर, लिंग के नाम पर भेदभाव होता है, विभिन्न प्रकार की समाज में विषमता पाई जाती है। तो अंग्रेजों को ऐसा लगता था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक छोटे गणराज्य की इसको संज्ञा दी कि यह एक छोटा गणराज्य है।